हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड E203 का टॉपिक एसी सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे। AC circuit means alternating current circuit. Alternating quantities कैसे जनरेट होती है, जनरेटिंग वोल्टेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Alternating voltage may be generated by rotating a coil in a फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, जैसा फिगर ए में दिया हुआ है, या फिर रोटेटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड विद इन ए स्टेशनरी कॉइल, जो फिगर बी में दिया हुआ है। यहाँ पर पहले ए फिगर को हम डिस्कस करते हैं। दिस इज ए फिगर। इसमें हमने मैग्नेट को फिक्स रखा है। ये मैग्नेट है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये एन मैग्नेट है और ये एस मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें एक कॉइल को हम रोटेट करते हैं। दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल, और इसमें ये फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की तरफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स मूव हो रहा है। इसको हम किसी यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा इस कॉइल को हम रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये दो कम्यूटेटर के सेगमेंट हैं। यहाँ पर कार्बन ब्रश के थ्रू हम इस सर्किट को, एक्सटर्नल सर्किट को एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और दूसरा एंड जो है कॉइल का, उससे कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं तो हमारे इसके अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट है वो जनरेट होता है फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर तो हमने क्या किया है कि पोल है वो फिक्स है और जो कंडक्टर है उसको रोटेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसमें हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मिलेगी, वोल्टेज एंड अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो ये यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है। ये दूसरा मेथड है अल्टरनेटिंग पावर को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, करंट को जनरेट करने के लिए। यहाँ पर जो कॉइल है वो ये फिक्स है इसमें स्टेटर में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं किसी बाह्य यांत्रिक ऊर्जा द्वारा। तो यहाँ पर ये दो मेथड हैं जिनसे हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इक्वेशन, कोई सा भी मेथड हो ऊपर, उसमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंसेप्ट हैं हम यूज में लेंगे, वो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पर जो हम मेथड ले रहे हैं, यहाँ पर हम कॉइल को मूव करवा रहे हैं और फील्ड हमारा फिक्स है, स्टेशनरी, ये वाला जो मेथड है इसके थ्रू। यहाँ पर जो पॉइंट्स ध्यान देने योग्य वो ये हैं कि यहाँ पर एक हम रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं, जैसा इस चित्र में दिखाया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको हम देखेंगे तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप के अंदर ये कॉइल है। इसमें एन टर्न है, इस कॉइल के अंदर एन घेरे हैं। दूसरा क्या है, कॉइल इज रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ये कॉइल जो है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट हो रही है। जो फ्लक्स है हमारा, ये फ्लक्स है ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 एम से डिनोट करते हैं। और ये जब हमारी कॉइल इस
दिशा में होगी, हॉरिजेंटली होगी, तब इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स हमारा पास होगा। ये जो प्लेन है, दिस इज़ प्लेन ऑफ आवर कॉइल, ये अगर एकदम इस दिशा में होगी तो ये फ्लक्स हमारा मैक्सिमम इसमें से पास होगा। एक्स एक्सिस जो है इससे कॉन्साइड करेगी अगर इसका प्लेन, तो हमारा इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। किसी भी टाइम t पर हम देखते हैं कि ये जो कॉइल है ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री के ऊपर है, ये घूम रही है सतत रूप से, लेकिन किसी इंस्टेंट के ऊपर टाइम t पर हम ये मानते हैं कि ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री के ऊपर है, तो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारी कॉइल घूम रही है। तो इसमें अब जो हम फ्लक्स जो लेंगे, इसमें से जो फ्लक्स कटेगा, अब देखो ये जब ऐसे होती है ये कॉइल, तब इसमें मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा होता है, लेकिन अब ये कॉइल हो गई है टिल्टेड, तो इसमें अब ये फ्लक्स जो है ये मैक्सिमम नहीं जाएगा। ये इस फाई एम फ्लक्स का, अब देखो जैसे ये यहाँ थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और ये क्योंकि ये 90 है तो इसमें ये 90 है यहाँ, तो ये एंगल आपका थीटा होगा। तो इस फ्लक्स का ये वाला जो कंपोनेंट है ये फाई एम कॉस थीटा होगा, ये कंपोनेंट। तो हमें फ्लक्स के इस कंपोनेंट को देखना है, ये कितना इसमें से पास होगा। मतलब कॉइल के जो सतह है, कॉइल की जो ये लाइन है, सरफेस है, इसमें से लंबवत कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है, उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर अब ये देखो, ये जो फ्लक्स होगा ये फाई एम कॉस थीटा घटक जो है ये फ्लक्स का इस कॉइल के सतह के लंबवत क्रॉस होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये टोटल फ्लक्स इसमें से एन फाई है, और अब फाई हमारा क्या है, फाई एम कॉस थीटा। यहाँ पर फैराडे लॉ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें ये क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स में परिवर्तन की दर होता है, तो उसमें एक ईएमएफ उसके सिरों पर प्रोड्यूस होता है, और उसका इक्वेशन इससे दिया जाता है। जो जनरेटेड ईएमएफ ई है वो इक्वल्स होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इतना वोल्ट फ्लक्स में परिवर्तन की दर समय के साथ वो जनरेटेड ईएमएफ के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स है वो है एन फाई ओमेगा एन, ये हमारा फ्लक्स है, दिस इज एन फाई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये एन और फाई हमारा कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का हम फलन करेंगे यहाँ पर, और कॉस ओमेगा टी का जो फलन होता है इसका अवकलन जो होगा वो माइनस साइन ओमेगा टी होगा मैथमेटिक्स के अनुसार, और यहाँ पर ओमेगा इसका गुणांक बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया ओमेगा एन फाई एन साइन ओमेगा टी, इतना वोल्ट। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो इसमें हम अब विशेष परिस्थिति देखते हैं जब थीटा 90 डिग्री हो, मतलब जब आपका फ्लक्स के एकदम उसके सतह, उसके कॉइल की जो सतह है वो एकदम 90 डिग्री पे हो जाए, या फ्लक्स के अलाइनमेंट में, जैसे थीटा इक्वल्स टू 90 मीन्स कि अब कॉइल, आपका जो कॉइल की सतह है वो फ्लक्स के पैरेलल हो गई है, तो कॉइल की सतह के परपेंडिकुलर हम फ्लक्स में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर थीटा अगर हम 90 रखेंगे तो ये बराबर एन फाई ओमेगा साइन 90, ये हो जाएगा एन फाइव एन ओमेगा एन फाइव एन। ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वोल्टेज जो इंड्यूस होता है उस कॉइल में, इसका फॉर्मूला है, इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। अब इसमें ये वैल्यू ओमेगा एन फाइव एन की जगह टी एम रखते हैं अगर हम इस इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन बनेगा E इक्वल्स टू पी एम साइन ओमेगा टी। ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का इक्वेशन है। यहाँ पर ये हम वोल्टेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो
ये देखो इसके अंदर साइन ओमेगा की टर्म आ रही है, तो ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है ये हमारी जनरेटेड वोल्टेज है जो साइनोसॉइडल वेव शेप का है। ठीक है, अब इसमें हम ये जानते हैं कि ओमेगा जो है रेडियन फ्रीक्वेंसी, ये होता है 2 पाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। तो यहाँ पर ओमेगा इसको जो 2 पाई एफ लिख सकते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/आवर्तकाल के बराबर होता है, तो इसको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर जो 3 है, इससे अगर हम इसकी वेव शेप को जनरेट करना चाहें तो हमारे जनरेटेड ईएमएफ की वेव शेप हमें प्राप्त हो जाती है। जी, तो अलग अलग थीटा के ऊपर अगर हम अलग अलग पॉइंट जनरेटेड वोल्टेज ई के अगर ड्रॉ करें तो हमारा ये जो शेप आएगा ये साइनोसॉइडल वेव शेप में जनरेटेड वोल्टेज का ईएमएफ होगा। ऐसे ही ये करंट के लिए भी मान्य है। अब इसमें जो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपके सिलेबस में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं कि ईएम जो है वो इस जनरेटेड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है। दूसरी जो इंटरेस्टेड क्वांटिटी है हमारे सिलेबस के अंदर वो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यहाँ पर एक बार हम करंट को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है एवरेज वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की? ये आप पढ़ सकते हैं, द स्टेडी करंट डीसी which transfer the same charge across a circuit as is transferred by alternating current during the same interval of time। इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज वैल्यू किसी अल्टरनेटिंग करंट की क्या है, वो डीसी वैल्यू है या वो स्टेडी स्टेट वैल्यू है जो अगर हम एसी को फ्लो कराते हैं तो उतना का उतना चार्ज फ्लो होता है जितना एसी के रूप में फ्लो हो रहा है, किसमें? एक पर्टिकुलर टाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई एवरेज जो है वो इसका फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली, एक पर्टिकुलरली आवर्तकाल के लिए हम कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लेते हैं तो उसका ये फॉर्मूला है 1/आवर्तकाल, और वो जो भी हमारी वेव शेप है उसका हम उस पर्टिकुलर आवर्तकाल के लिए 0 से t समय अंतराल के लिए, और उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जहाँ पर हमारा ये आई है उसका हम एंगल के साथ में समाकलन कर देंगे, मीन्स जोड़ देंगे। तो ये एक एवरेज वैल्यू का हमारा फॉर्मूला है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। यहाँ पर करंट के लिए लिखा है हमने, तो आई एवरेज बराबर 1/t 0 से t समाकलन आई डी थीटा। अब यहाँ पर हम दो अलग अलग केस के अंदर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। पहला केस है उस टाइप का वेव शेप जो साइनोसॉइडल वेव शेप है या सिमेट्रिकल वेव शेप है। सिमेट्रिकल मीन एक पूरे आवर्तकाल के लिए जितना उसका किसी एक्सिस के ऊपर पार्ट है उतना का उतना, और उसका नीचे पार्ट है एक आवर्तकाल के अंदर। तो इस टाइप की जो वेव शेप है उसको सिमेट्रिकल वेव शेप बोलते हैं या सिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बोलते हैं। इसकी एवरेज हम अगर निकालते हैं तो वैसे अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर मात्रा के हैं, और उसको एक आवर्तकाल के लिए सम अप करेंगे तो 0 आता है। तो यहाँ पर जबकि हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग हमारी एसी आ रही है, उसकी एवरेज वैल्यू होती है। तो इस टाइप के सिचुएशंस के अंदर जो सिमेट्रिकल वेव्स होती हैं उसमें हम आधी साइकिल के लिए और उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, 1/2 साइकिल पीरियड के लिए निकालते हैं। और दूसरा है अनसिमेट्रिकल जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पार्ट हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते। तो इस केस में क्या है कि हम पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो क्या वो अनसिमेट्रिकल है। ऊपर का भाग पॉजिटिव माने या नीचे का भाग नेगेटिव, वो सम अप करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। तो उसको बजाय हाफ वेव या हाफ साइकिल के लिए हम फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करके उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पर
मैं एग्जांपल लूँगा एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ये हमारी एसी वेव शेप है, ये फुल सिमेट्रिकल है और साइनसोइडल वेव शेप है। 0 से 2 पाई उसका एक आवर्तकाल है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी IM है। हम यहाँ पर करंट के लिए ये डिराइव करेंगे, तो यहाँ पर I बराबर IM sin थीटा, ये हमारा हमने जनरेटेड अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पर ये क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसका हम हाफ साइकिल 0 से पाई तक ही और उसका मान निकालेंगे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो I एवरेज बराबर 1/T, यहाँ पर आवर्तकाल अब हम क्या लेंगे, आधा आवर्तकाल लेंगे, तो पाई आ गया 1/T, T की जगह पाई, और 0 से पाई आधे आवर्तकाल का मतलब पाई तक हम इसको समेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और IM sin थीटा हमारा उसका इक्वेशन है, और डी थीटा के सापेक्ष हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको समाकलन करते हैं तो 1/पाई, IM कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 से पाई तक sin थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, जो IM/पाई sin थीटे का इंटीग्रेट होता है माइनस cos थीटा। यहाँ ये 0 से पाई तक आप अगर मान रखेंगे तो यहाँ पर मैंने माइनस बाहर निकाल लिया है, तो माइनस IM/पाई और cos थीटा का 0 से पाई तक समाकलन, तो माइनस IM/पाई cos पाई माइनस cos 0। ऊपरी लिमिट पर निकालो फंक्शन की वैल्यू और निचली लिमिट पर इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, तो माइनस IM/पाई, क्योंकि cos पाई -1 होता है तो -1, ये माइनस, और cos 0 1 होता है, तो -1 और -1 -2 हो गया, और ये माइनस है तो प्लस 2IM/पाई, क्या कह सकते हैं कि 2IM/3.141। एवरेज वैल्यू हमारी यहाँ पर जो साइनसोइडल वेव शेप है, फुल वेव शेप है, उसके लिए एवरेज वैल्यू जो हमने डिराइव की है, इसका एक्सप्रेशन आया है I एवरेज बराबर 0.637 IM, या प्रॉपर वैल्यू उसको बोलेंगे 2IM/पाई। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एवरेज वैल्यू एक हाफ वेव अल्टरनेटिंग करंट है साइनसोइडल, उसका मतलब ये इसका ये ऊपर वाला पार्ट ये हमारा ये है, बाकी ये हमारा नहीं है। दिस इज़ अटेन्यूएटेड बाई रेक्टिफायर सर्किट। तो हमारा ये एक साइकिल में ये जो 0 से पाई तक है ये हमारा साइनसोइडल है, और पाई से 2 पाई है ये हमारा 0 है, तो इसकी पूरी साइकिल 0 से 2 पाई है। इस केस में क्योंकि अब ये अनसिमेट्रिकल वेव शेप है, यहाँ से यहाँ फिर ये 0, तो इसका पूरा साइकिल के लिए हम समाकलन करेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए 1/T की जगह 2 पाई रखेंगे, और समाकलन 0 से 2 पाई I d थीटा। यहाँ पर ये आपका इसको समाकलन करते हैं तो ये 1/2 पाई हमारा बाहर रह गया, और I d थीटा ये हमारा। अभी इसमें देखो दो पार्ट है, एक तो 0 से पाई तक समाकलन करेंगे और एक पाई से 2 पाई तक समाकलन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जीरो से पाई तक तो I d थीटा रहेगा क्योंकि वेव शेप है इसके अंदर, और पाई से 2 पाई के बीच में है, ये हमारा 0 है। तो इस समाकलन को दो टुकड़ों में हमने किया है, तो 0 से पाई के बीच में I थीटा और एक पाई से 2 पाई के बीच में I थीटा। तो 1/2 पाई 0 से पाई ये हमारा IM sin थीटा है वेव शेप का इक्वेशन, और यहाँ पर ये 0 है, तो पाई से 2 पाई में ये वेव शेप 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। तो 1/2 पाई IM इस sin थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा, 0 से पाई इसका लिमिट लेंगे, प्लस IM/2 पाई इक्वल्स टू IM/2 पाई, और ये आपका समाकलन आ गया। तो यहाँ पर जैसे आप इसको वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 2IM/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल। तो इसका जो एवरेज वैल्यू है हाफ रेक्टिफाइड साइनसोइडल जो वेव शेप है, इसका जो एवरेज वैल्यू है इसका इक्वेशन आता है IM/पाई, जो 0.313 IM के बराबर। तो ये एवरेज वैल्यू निकालने के फंडामेंटल हैं किसी अल्टरनेटिंग वेव शेप के। अगर साइनसोइडल है वो अगर वो सिमेट्रिकल वेव शेप है तो उसका हम हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं एवरेज वैल्यू। अगर अनसिमेट्रिकल वेव शेप है जैसे इस केस में, तो इसका हम पूरी साइकिल के लिए निकालेंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो आज के लिए इतना ही मैं समझता हूँ आपको
अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वेव शेप का इक्वेशन समझ में आ गया होगा, और हमने 2 केस लिए एवरेज क्वांटिटी निकालने के लिए। नेक्स्ट टाइम पर हम RMS वैल्यू डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग GPC यूट्यूब चैनल।